हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे साइकोलॉजी की 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ हम कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने ये प्रश्न कर लिया था कि कोई छात्र आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाता तो आप क्या करेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए रहेगा, माध्यमिक छात्रों के लिए स्वकेंद्र प्रशिक्षण प्रणाली उपयुक्त है क्योंकि। देखिए, स्वकेंद्र प्रशिक्षण प्रणाली इसलिए जो आपके पास उपयुक्त रहेगी क्योंकि यहाँ पे विद्यालय से दूर नहीं जाना होता, बल्कि आपके पास क्या है, आपके पास एक जो एरिया है उस एरिया के अंदर आपके पास यहाँ पे परीक्षाओं के केंद्र आपके बने हुए हैं। तो इसलिए आपके ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको कहीं दूर जाकर नहीं पढ़ना है। बच्चे की अगर बात की जाए तो बच्चे जो है माता पिता से ज़्यादा दूर जाना नहीं चाहते, तो उस करके ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखने को मिलती है। आगे चलेंगे, आपके पास कक्षा में जो है अध्यापक को आधिकारिक प्रश्न पूछने चाहिए। क्यों पूछने चाहिए? क्योंकि छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। अब अध्यापक जो क्या है, अध्यापक अधिक से अधिक प्रश्न पूछेगा क्योंकि आपके पास छात्रों को व्यक्ति का अवसर यहाँ पे मिल रहा है, जिसके कारण छात्र आपके क्या समझ रहे हैं, किसी बात को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, या उस विषय संबंधी कितनी गहन समझ आपके रखते हैं। तो इसका पता एक अध्यापक को चल पाएगा तभी जब वो अधिक से अधिक प्रश्न आपके किसी भी छात्र से पूछता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके देख लेते हैं, जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होते हैं वे है। देखिए, प्रेरक वातावरण के संपर्क में आने से जो विकसित होते हैं वो आपके पास जन्मजात प्रेरक हो सकते हैं, प्राकृतिक हो सकते हैं, अर्जित प्रेरक हो सकते हैं। जो अभी प्रेरणा आपकी है यही है आपके प्रेरक है। मोटिवेशन जो आपके है ये आपके पास कैसे भी आपके पास होता है। मोटिवेशन जो इन्वायरमेंट आपके बेस आपके रहेगा, तो ये आपके पास जन्मजात भी हो सकता है, प्राकृतिक भी हो सकता है, अर्जित किया हुआ भी हो सकता है। तो ये आपके सभी में ही रहेगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इस तरह के प्रश्न आपके पास टेट सी टेट दोनों में पूछे जा सकते हैं। टीजीटी जेवीटी कमीशन आप देख रहे हैं उसमें भी देखे जाते हैं। पेडागोजी वाला सेक्शन यहाँ पे लगभग आपका कंप्लीट हो जाता है इस सीरीज के माध्यम से। 1000 क्वेश्चन की ये सीरीज है, इसको कंप्लीट मैं आपको करवाने वाला हूँ, तो आप चाहे तो यहाँ पे कंटिन्यू बने रह सकते हैं। आगे देख लेते हैं, प्रश्न आपका अगला रहेगा, व्याख्यान देते समय कोई उद्दंड छात्र बाधा उत्पन्न करता है तो आप उससे क्या करेंगे। तो देखिए, व्याख्यान देते समय अगर जो है उदंड छात्र कोई बाधा, कोई बैरियर आपके लिए कोई क्रिएट करता है, चाहे वो शोर करके करता है या दूसरे स्टूडेंट का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, तो यहाँ पे बच्चे को धैर्यपूर्ण उसकी बात सुनी जाएगी। हो सकता है वो अपने कुछ व्यू रखना चाहता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो वहाँ पे आपको सबसे बेस्ट यही है कि एक बार उसकी समस्या सुन ली जाए कि वो आपके कहना क्या चाहता है, उदंड वो क्यों हो रहा है, क्या उसके लिए कोई परेशानी है, क्या आपके वो उत्तेजित है या कोई अपने विचार रखना चाहता है, क्या आपकी बात से वो सहमत नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको तभी पता चलेगी जब पहले आप उसकी एक बार बात सुन लेंगे। अगला प्रश्न आपके पास, बच्चों में व्यक्तिगत शैक्षिक विभिन्नता का प्रमुख कारण है। तो देखिए, व्यक्तिगत शैक्षिक भिन्नता की अगर मैं बात करूं तो पर्सनैलिटी बेस अगर चाइल्ड की बात की जाए तो यहाँ पे जो एजुकेशनल डिफरेंसेस जो देखने को मिलते हैं उसका मुख्य कारण आपके पास हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों रहता है। तो हेरिडिटी भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है और साथ में जो है इन्वायरमेंट भी इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि हेरिडिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या वातावरण इन्वायरमेंट आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों का यहाँ पे काम देखने को मिलता है। तो व्यक्तिगत शैक्षिक विभिन्नता का प्रमुख कारण ये दोनों आपके रहते हैं। तो ऑप्शन आपके पास जो लास्ट में दिया है ये आपके पास बिल्कुल सही रहेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास, अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते ही छोटे छोटे प्रश्न पूछता है, वह बच्चों का कौन सा प्रशिक्षण कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या प्रश्न आपके यहाँ पे देखने को मिल रहा है। छोटे छोटे प्रश्न जो बच्चा पूछेगा, माफ कीजिएगा अध्यापक जो पूछेगा बच्चों से, वो आपके पास बिल्कुल उसी तरह का जिस तरह से आप जो है क्लास में एंटर जब आप करते हो तो वहाँ पे जो प्रीवियस नॉलेज के लिए आप क्वेश्चन जो पूछते हो ये बिल्कुल आपके किस आधार पर रहते हैं, तो ये आपके मौखिक आधार पर रहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे जो फर्स्ट दिया था बिल्कुल आपके सही है। इसका मुख्य कारण क्या होता है, इसका मुख्य कारण होता है कि बच्चों की नॉलेज है, पुरानी नॉलेज के साथ नए नॉलेज का समायोजन यहाँ पे किस तरह से किया जा सकता है इफेक्टिव तरीके से, वो आपके यहाँ पे बताया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है आपके पास, अध्यापक छात्रों के व्यक्तिगत विभेद किस प्रकार सर्वोत्तम ढंग से जान सकता है। तो यहाँ पे हालांकि टीचर की बात की जाए, क्यों यहाँ पे ये चाइल्ड पेडागोजी, क्यों यहाँ पे चाइल्ड साइकोलॉजी डेवलपमेंट आपसे पढ़ाया जाता है बीएड के अंदर, डीएलएड के अंदर, कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, टीचिंग एग्जाम में स्पेशली ये वाला एप्टीट्यूड से लेकर एक आपके पास एक अलग सेक्शन रहता है। इसके पीछे रीज़न यही है कि बच्चों की जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उनको जानने के लिए अध्यापक को पहले तैयार होना पड़ेगा, उस संबंधी आपको विषय की जानकारी होनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण जो आपके पास करवाया जाता है, ये सबसे बेस्ट मेथड है और इसी कारण आपके लिए ये सब्जेक्ट भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है।
अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला आपके पास है, किस विधि में अध्ययनकर्ता बच्चों या माता पिता या अध्यापक से मिलकर विविध प्रश्न पूछता है? तो किस विधि में जो अध्ययनकर्ता की बात की जा रही है, तो अध्ययनकर्ता यानी कि लर्नर, किस विधि में लर्नर जो है बच्चों या फिर माता पिता या अध्यापक से मिलकर विविध प्रश्न पूछता है? तो साक्षात्कार इंटरव्यू विधि जो आपकी होगी, फेस टू फेस इंटरेक्शन जो होगी, इंट्रा, आपने देखा होगा इंट्रा आपके पास एक वर्ड होता है, एक होता है इंटर कम्युनिकेशन, एक होता है इंट्रा। तो यहाँ पे जो आपके पास इंटर कम्युनिकेशन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे फेस टू फेस दो लोग आपके देखने को मिलेंगे। इंट्रा के अंदर वो खुद से बात करेगा, इंटर के अंदर इंटर कम्युनिकेशन जो होगा वो दो लोगों के बीच में देखने को मिलता है। तो इंटरव्यू जो मेथड है उसके अंदर ये यूज़ किया जाता है, साक्षात्कार विधि के अंतर्गत यहाँ पे इस तरह के प्रश्न वो उठाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश किस आयोग ने की है? तो नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी सभी को पता है, तो इसके द्वारा कंप्यूटर शिक्षा की पहली बार सिफारिश रिकमेंडेशन यहाँ पे की गई थी। इसके अलावा कोठारी कमीशन का भी पता होना चाहिए। बेसिक शिक्षा नीति, जो आधार शिक्षा जिसको आप कहते हैं, बुनियादी शिक्षा इसको कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यशपाल समिति किससे संबंधित थी, इन समितियों का आपको पता होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है, आपका स्थानांतरण ऐसे क्षेत्र में होता है जहाँ की भाषा आप समझ नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है? सबसे बेस्ट मेथड यही है कि भाषा को समझने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि थोड़े समय में आपको जो है प्रॉब्लम आपको लगे, लेकिन तब भी आपके पास इसके अलावा और बेहतर ऑप्शन यहाँ पे नहीं देखने को मिलता। इसके पीछे रीज़न क्या है कि अगर आप किसी दूरगामी क्षेत्र में हैं, कोई अन्य अध्यापक वहाँ जाना ही नहीं चाहता, तो ऐसे में अगर आप भी वहाँ से अपना स्थानांतरण का प्रयास करेंगे तो ऐसे में क्या होगा कि यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनको कहीं ना कहीं समस्या आपकी होगी। वहाँ की जो एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं इफेक्टिव आपकी नहीं हो पाएगी, कहीं ना कहीं वो आपके एक जो समाज है उससे पिछड़ जाएंगे। तो ऐसे में क्या है कि यहाँ पे आपको उस भाषा को सीखने के लिए भरपूर प्रयास करने हैं। अगर नहीं हो पाता फिर बाकी के ऑप्शन तो आपके पास रहते ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पहला आपके क्या रहेगा उसको आपने यहाँ पे लगाना है सही, उसको आपने विशेष तौर पे ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपके पास, शिक्षण कार्य में दैनिक जीवन की घटनाओं का जो है समावेश कराने से क्या होगा? तो यहाँ पे जो आपकी शिक्षण की बात की जा रही है या विषय संबंधी जो आपके पास रुचिकर, यहाँ पे सरल तथा उपयोगी ये बनाता है, ये आपने ध्यान रखना है। दैनिक जीवन की घटनाओं का जो समावेश करने से क्या होगा शिक्षण कार्य में? तो यहाँ पे पहले ही किसी भी आपके पास छात्र की बात की जाए तो उसे पता होगा कि किस विषय को उसने कब पढ़ना है, उस विषय को पढ़ने संबंधी उसको किन साधनों को साथ में लेकर चलना है, कौन सी विषय वस्तु, कौन से पाठ्यक्रम के लिए कौन सी सहायक सामग्री आपकी रहेगी, इन सभी के लिए जो आपके पास उसको तैयार पहले से रहना है, जो कि शिक्षण को रुचिकर, सरल और उपयोगी यहाँ पे बनाता है। ये ना केवल आपके पास चाइल्ड सेंटर बल्कि आपके पास टीचर सेंटर दोनों के लिए आपके पास यूजफुल है। अब ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर यहाँ पे प्रश्न आपसे किस हिसाब से पुट कर रहा है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, आजकल छोटे बच्चों पर पुस्तकों का बोझ अधिक होता है, इसके हानिकारक होने के संबंध में आपकी क्या राय है? देखिए, राय की अगर मैं बात की जाए तो यहाँ पे आपकी राय पूछी गई है, तो ऐसे में जो आपके पास ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा वो आपने लेकर चलना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो इसमें ऑप्शन दिए कि एज इट इज़ आपके एग्जाम में वही पूछे जाए। पेडागोजी वाला सेक्शन ऐसा है, ये आपके डिपेंड करता है एग्जामिनर पे। यहाँ पे चीज़ों को आपने समझना है, तथ्यों को जानने की कोशिश करना है और क्वेश्चन ये देखना है कि आप पे क्या पूछा गया है, क्या आपकी राय पूछी गई है, आपके हिसाब से क्या हो सकता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप किसको यहाँ पे दोगे? तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे यही है कि अधिक बार से जो मानसिक विकास अवरुद्ध होता है, बच्चों को जो यहाँ पे प्रेशर देखने को मिलता है, तनाव की स्थिति आपकी हो जाती है, यहाँ पे जो एंग्जाइटी वगैरह का जो सिचुएशन है वो इसी के कारण आपके देखने को मिलता है। तो इस तरह की सिचुएशन रियल लाइफ पर बेस भी आप यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं, जैसे आपके पास ऑप्शन एग्जामिनर द्वारा दिए गए हो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आपके पास, छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु आपके क्या करना चाहिए? तो श्रम के महत्व का विकास के लिए छात्रों को यहाँ पे अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। इसके अलावा और हमारे पास कोई ऑप्शन यहाँ पे सुइटेबल है भी नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको मैं क्वेश्चन टू आंसर यहाँ पे करवा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट आप सभी तक पहुँच सके, लेकिन बाकी के ऑप्शन है वो आपको देखने होंगे। अगर आप बाकी के ऑप्शन एक बार देख लोगे, एक बार पढ़ लोगे, तो कहीं ना कहीं आपको जो है जो डायग्नोज करने में आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी जब आप रियल एग्जाम के अंदर जो है कोई रियल सिचुएशन पर आप जो है आंसर निकालने की कोशिश करोगे। तो बाकी के ऑप्शन भी एक बार जरूर देख लेना। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला आपके पास, परीक्षा समीप आने पर पाठ्यक्रम पूरा ना होने की दशा में अध्यापक को चाहिए, तो अध्यापक को क्या चाहिए? अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम को पूरा करे। पाठ्यक्रम को पूरा करना जो है
उचित है, क्योंकि आपके अगर पाठ्यक्रम ही पूरा नहीं किया जाएगा तो ऐसे में इवैल्यूएशन का जो आधार है वो आपके पास कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इवैल्यूएशन के लिए जो एक क्राइटेरिया है उसको वो फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में अतिरिक्त समय देकर एक्स्ट्रा जो क्लासेस आपकी होती है उसको लेकर यहाँ पे पाठ्यक्रम को पूरा करवाया जाना चाहिए। ये आपके पास टीचर सेंटर क्वेश्चन था, इस पर आपने ध्यान रखना है। तो आपने बस ये डायग्नोज अगर आपने कर लिया कि टीचर सेंटर है, स्टूडेंट सेंटर है, तो आपके प्रश्न को जो आंसर निकालना है वो बड़ी बात नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आपके पास निम्नलिखित में से कौन सी छात्रों को प्रेरित करने वाली विधि है? तो यहाँ पे प्रेरित करने वाली विधि, मोटिवेट करने वाली, तो सभी को पता है प्रशंसा द्वारा ही आपके जो है यहाँ पे किसी को प्रेरित किया जा सकता है, तो प्रोत्साहन उसको दिया जा सकता है। तो यहाँ पे प्रशंसा बिल्कुल आपके राइट है, इसमें तो आपके पास कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। शिक्षा शब्द समानार्थी है, तो किसका समानार्थी है? निर्देश का है, विद्यालयीकरण का है, प्रशिक्षण का है, तो ये सभी का है। उपरोक्त सभी अगर आपको लगे, यहाँ पे प्रशिक्षण का जो अगर आपको ये लगता है कि ये नहीं हो सकता था, तो बाकी के दो ऑप्शन, निर्देश देना आपका हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, विद्यालयीकरण का आपके हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। अगर दो आपको आंसर लग रहे हैं ऑप्शन डी में उपरोक्त सभी है, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये वाला आपके पास जितने भी आपके पास टीचिंग एग्जाम रहेंगे उसके अंदर जो जीके सेक्शन आपका देखने को मिलता है वहाँ पे इस तरह के प्रश्न आपके देखने को मिलते हैं। हालांकि पेडागोजी के अंदर इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं, इसके अलावा और इनके लिए अलग से कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया रखना भी मुझे नहीं लगता है कि सही रहेगा। तो इसके अंदर ये वाले आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो आप सभी को पता होना चाहिए, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। बाकी ये भी पता होना चाहिए कि आपके पास जवाहरलाल नेहरू कौन थे, इनके इंपॉर्टेंट बुक्स आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपके पास हुमायूं अकबर कौन थे, हुमायूं कबीर कौन थे, ये आपको पता होना चाहिए। सरोजनी नायडू कौन थे, ये सभी तीनों इंपॉर्टेंट है। जीके सेक्शन में इनकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है, इनके रिलेटेड कुछ एक प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। एक बार देख लेना इनसे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं। कक्षा में छात्रों की संख्या कम क्यों होनी चाहिए? तो छात्र पर जो है शिक्षक के व्यक्तित्व ध्यान आकर्षण हेतु, तो ये सभी को पता है। तो ये आपके पास न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो देखने को मिल रही है, ये भी स्पेशली इसी बात पर जोर देती है कि स्टूडेंट टीचर रेशियो जो आपके पास क्या होना चाहिए, और इसी पर ध्यान केंद्रित आपके किया जाता है। तो यहाँ पे इसलिए आपके ये इंपॉर्टेंट है ताकि हर छात्र पर जो शिक्षक अपना ध्यान केंद्र कर सके या ध्यान आकर्षण कर सके, या फिर कह लीजिए कि हर स्टूडेंट के बारे में टीचर को पता हो कि कौन सा स्टूडेंट कितना पढ़ने में सही है, किसकी क्या प्रॉब्लम है, ताकि हर एक छात्र पर जो है वो ध्यान आपके दे पाए। अगर स्टूडेंट अधिक हो गए तो छात्रों पर ध्यान दे पाना उतना जो है सार्थक भी नहीं होगा और इतना पॉसिबल भी नहीं होगा। फिर तो आपके पास सारी चीज़ें आपकी जो है ये कह लीजिए कि एवरेज के साथ आपकी चलती रहेगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए रहेगा, यहाँ पे प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक की क्या विशेषता होती है? तो मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता। तो मानसिक प्रक्रिया जो आपके पास दिमाग की जो क्रिया है वो आपके पास तेज आपके घोड़े यहाँ पे चलते हैं। प्रतिभाशाली बालक के अपना काम पहले ही कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद दूसरे छात्रों को डिस्टर्ब करने लगेगा। तो ये प्रतिभाशाली छात्रों की जो है विशेषता है। एक होता है कि आपके पास एक तो पूरा डल छात्र है कि वो आपके पास अपना काम भी नहीं करेगा, दूसरों को भी नहीं करने देगा, वो वाला अलग है। प्रतिभाशाली छात्र क्या है, उनको वो हमेशा आपकी क्रियाशील रहते हैं, सक्रिय वो रहते हैं। तो ऐसे में जो अध्यापकों को उनके थोड़ा सा विशेष ध्यान देने की जरूरत है ताकि वो अपने कार्य में व्यस्त रहे। तो इसके लिए यहाँ पे सबसे बढ़िया क्या है कि मानसिक प्रक्रिया की जो तीव्रता है ये प्रतिभाशाली बालक की विशेष विशेषता मानी जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आपके पास भारत के संविधान में किस धारा के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने का प्रावधान है? तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखिए तो यहाँ पे आर्टिकल 45 बिल्कुल आपके निस्संदेह ये सही है। ऐसे में कुछ स्टूडेंट को लग सकता है कि आर्टिकल 21A आपके पास ये बिल्कुल सही रहेगा। जो आपके पास 86 अमेंडमेंट 2002 में देखने को मिला था वो आपके पास यहाँ पे होना चाहिए था ऑप्शन में, लेकिन है नहीं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे क्या लिखा कि भारतीय संविधान में किस धारा के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने का प्रावधान है? तो ये आपके पास पहले डीपीएसपी का डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत थे उसका ये भाग हुआ करता था आर्टिकल 45 के अंतर्गत। लेकिन आर्टिकल आपके पास 2002 में आपके पास एक अमेंडमेंट देखने को मिला 86 अमेंडमेंट, उसके अंतर्गत यहाँ पे आर्टिकल 21A को जो है फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया। शिक्षा को जो आपके पास फंडामेंटल राइट्स के अंदर यहाँ पे डाल दिया गया और इसके अंतर्गत भी यही प्रावधान आपके देखने को मिलता है। लेकिन बात की जाए यहाँ पे धारा आपके पास नहीं दी है, इसका रीज़न यही है कि आर्टिकल 21 इसलिए नहीं दिया है क्योंकि ये पहले आपके क्या था, एक डीपीएसपी का रूप था और 8% भी आपके ये है। और यहाँ पे डीपीएसपी का ये 8% अगर मैं बात करूँ तो आर्टिकल 45 में अभी भी आपके लिखा गया है कि प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने का प्रावधान यहाँ पे
किया जाना चाहिए। इसके अलावा बात की जाए डीपीएसपी की, आपके पास ये क्या थे, जब आपके पास भारतीय संविधान बन रहा था तो उस समय कुछ एक ऐसे निर्देश या कुछ एक उद्देश्य रखे गए थे कि जब भारत को लगेगा कि उस स्थिति को करने के लिए सार्थक है तो वहाँ पे उस हिसाब से उसको जो है एक पर्टिकुलर अमेंडमेंट के अंतर्गत उसको जो है सक्रिय यहाँ पे किया जा सकता था। इसमें आपने ये भी याद रखना, जितने भी डीपीएसपी है, राज्य के नीति संस्थान, जितनी भी धारा है, उन सभी के खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते। जब भी किसी राज्य को लगेगा उसकी स्थिति आपकी सही है तो वहाँ पे इसका प्रयोग वो कर सकता है। तो इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखें। पॉलिटी वाले क्लास के अंदर मैंने डिटेल में बताया है। आई होप आप मेरे साथ जुड़े हुए तो आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर आपके पास निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय पर्यावरण से प्रभावित है, तो कौन सा प्रत्यय पर्यावरण से प्रभावित है? स्वभाव। आपका जो स्वभाव है वो किस तरह से, ये डिपेंड करेगा आपके जो इन्वायरमेंट पे, आप किस माहौल में पले बड़े हो, किस माहौल में रहे हो। आपका जो बिहेवियर है वो आपके पास पूरी तरह से प्रदर्शन जो आपके देता है वो आपके पास सोसाइटी में, किस सोसाइटी में आप पले बड़े हो, उसका आपका जीता जागता उदाहरण देखने को मिलता है। अगले प्रश्न में चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस कारण से बालक में कुंठा जन्म लेती है। अब ये कुंठा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कुंठा किस कारण आपके जन्म लेती है। इस संबंधी यहाँ पे अगर आप राइट आंसर देखिए तो फर्स्ट आपके पास दिया गया है व्यक्तिगत अक्षमता के कारण। इंडिविजुअल जो आपके पास जो कैपेबिलिटी नहीं होती, जिनके कारण जो आपके पास डिसऑर्डर कई बार देखने को मिलता है, अक्षमता किसी के अंदर जो किसी चीज़ की आपके देखने को मिलती है, इसका कारण आपके क्या है? बच्चों में कुंठा। अब ये कुंठा क्या होता है इसको मैं एक लाइन में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि इसके आप रिप्लाई करें कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको कुंठा से क्या समझते हो। नहीं समझ में आया एक बार सर्च करके देखना, उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा और आज की वीडियो हम यहीं तक करेंगे, बाकी नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी मिल जाएगा। ये जो पीडीएफ है 1000 क्वेश्चन की, इसको भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। अब ये कैसे प्रोवाइड करवाऊंगा अभी तक थोड़ा सा डिसाइड नहीं है, तो जितने तक ये 1000 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए तब तक आपको ये मैं बता दूंगा कि कैसे आप इस पीडीएफ को जो है डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर, अपने डिवाइस के अंदर। तो आप चाहे तो मेरे साथ अगली वीडियो के लिए बने रह सकते हैं। एक और बात, अगर आपने पिछले पार्ट 2 पार्ट जो अभी तक हो गए हैं वो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक दे दूंगा, पार्ट 1 पार्ट 2, उनको भी जाकर आप वहाँ पे देख सकते हैं। बाकी आप चाहे तो मेरे साथ बने रह सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।